चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, हमने ये अकाउंट के पार्ट 1 बुक में जो फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत किया था ना, तो वो था पार्टनरशिप के बारे में। ये आपके अकाउंट का पार्ट 1 वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग है ना, कि जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं, उसका फाइनल अकाउंट हमने देखा। फिर उस पार्टनरशिप फॉर्म में जब कोई एडमिशन लेता है तो उनके सम्स देखे, कोई रिटायर होता है तो उनके हमने सम्स देखे। और अब इस बुक का आखिरी चैप्टर आता है, वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसॉल्यूशन मतलब कि अब ये बिजनेस बंद करना, कि आखिरी में जब ये बिजनेस बंद करना हो या बंद हो जाता हो, तब उस वक्त कैसी कैलकुलेशन की जाती है, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। सिंपल में डिसॉल्यूशन का मतलब ये कहते हैं कि डिसॉल्यूशन मींस एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अब ये बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है, तो उसे डिसॉल्यूशन कहते हैं। फिर वो कोई भी रीजन से हो ना, कोई भी रीजन से ये डिसॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है कि जैसे पहले ही पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि हाँ भाई हम लोग 5 साल तक बिजनेस करेंगे, उसके बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता हो तो भी ये बिजनेस बंद किया जाता है। या तो फिर कोई मेन पार्टनर, जो जो पार्टनर पूरे के पूरे बिजनेस को संभालता हो, उसी पार्टनर की डेथ हो जाती हो या उसका एक्सीडेंट हो जाता हो कि अब वो पार्टनर हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो भी ये बिजनेस का डिसॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। या कोई भी दूसरा नेचुरल फैक्टर हो, कि अगर लॉस हो जाता हो कोई नेचुरल कैलिमिटी की वजह से, अब बिजनेस जो है वो आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो भी डिसॉल्यूशन होता है ना। तो डिसॉल्यूशन मींस एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। कितनी जगह पर डिसॉल्यूशन ये दो तरह से माना जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इनमें डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि अब पूरा ही बिजनेस बंद, अब ये बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, कंप्लीट डिसॉल्यूशन। ठीक है ना, अब ये बिजनेस कभी भी आगे नहीं चलेगा, कोई भी पार्टनर अब इस बिजनेस में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो कंप्लीट डिसॉल्यूशन कहते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और दूसरा आता है सिर्फ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है, इसका मतलब कि जैसे 3 या 4 पार्टनर हो, तो उनमें से कोई एक पार्टनर वो रिटायर हो गया या 2 पार्टनर निकल गए, लेकिन बाकी के पार्टनर वो अभी भी बिजनेस को चला रहे हैं, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है। ठीक है ना, 4-5 पार्टनर में से 1-2 पार्टनर निकल गए कोई भी रीजन से, तो सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई, लेकिन बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, बिजनेस अभी भी बाकी के पार्टनर अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो उसे सिर्फ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो हमने आगे के 2 चैप्टर में देखा, कि जब एडमिशन या रिटायरमेंट होता है, खासकर रिटायरमेंट जब होता है, तब उस वक्त खाली पार्टनरशिप खत्म होती है ना, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं होता, बिजनेस तो चलता ही रहता है ना। हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो जाए तब उस वक्त क्या किया जाता है वो समझना है। तो जब डिसॉल्यूशन किया जाता है ना, तब उस वक्त कैलकुलेशन में जनरली ये 4 अकाउंट्स बनाते हैं। ये ध्यान देना कि अकाउंट मेड ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन, कि डिसॉल्यूशन के वक्त जनरली ये 4 अकाउंट से तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से? तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट। जिनमें से बाकी के अकाउंट तो ठीक है, हमने आगे के चैप्टर में समझे थे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल करंट या तो कैश बैंक अकाउंट। इस वक्त ये नया बनेगा, वो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, कि डिसॉल्यूशन के वक्त ये नया अकाउंट तैयार होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? रियलाइजेशन। ये अकाउंट में कौन सी चीजें लिखी जाती हैं? कि बिजनेस के अंदर अब हम बिजनेस खत्म कर रहे हैं, पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होगी ना, वो सभी एसेट्स बेच देंगे। जितनी भी एसेट्स होगी, हमारे पास मशीन पड़ी होगी, फर्नीचर पड़ा होगा, दूसरा स्टॉक पड़ा होगा, या जो भी एसेट्स होगी वो सब क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। और उनमें से कितना रियलाइज होगा, मतलब कि कितना हमें मिलेगा, वो इसमें लिखा जाता है। ठीक है ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। आगे के चैप्टर में हम लोग क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि हर एक एसेट, हर एक लायबिलिटी की नई वैल्यू ढूंढते थे। आता था ना ऐसा, आगे के चैप्टर में ऐसा आता था कि जैसे अगर बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, तो अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई, 20,000 रुपए वैल्यू बढ़ गई। ऐसा आता था ना।
तो वो रीवैल्यूएशन कहलाती थी कि हाँ भाई नई वैल्यू हमने फाइंड की। जबकि इसमें इसमें नई वैल्यू ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, जो भी एसेट है उसे ऑन द स्पॉट बेच देना है, क्योंकि आगे बिजनेस में रखना ही नहीं है कुछ, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए इस वक्त रीवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्या जो भी रियलाइज हुआ, मतलब एसेट में से जो भी पैसे मिल रहे हैं वो उस वक्त ले लेंगे, उस एसेट को बेच देंगे। ओके। और दूसरा, इसमें हर तरह की लायबिलिटी पे की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाता है दूसरा लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी, सबकी सब लायबिलिटी पे करनी होगी। किसी से लोन लिया है तो वो पे करना होगा, बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सबके हिसाब चुकते करने होंगे ना। किसी को कुछ पैसे देने बाकी हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, तो वो सभी चीजें पे कर देंगे ना। वो सभी चीजें यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर लिखते हैं। ठीक है। और बाकी के ये 3 अकाउंट तो जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे, बरोबर ना। इनमें अब बैलेंस शीट तैयार नहीं होता, इनमें बैलेंस शीट अब तैयार नहीं करते, क्योंकि बैलेंस शीट तो उसके लिए तैयार करते हैं कि हाँ भाई अब बाकी का बैलेंस वो आगे के साल में लेके जाएंगे, इसके लिए ये बैलेंस शीट तैयार करते हैं ना। लेकिन अब यहाँ तो डिसॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो अब आगे के साल में ले जाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए इसमें डिसॉल्यूशन के वक्त बैलेंस शीट बनाते नहीं है। तो मेन ये 4 अकाउंट्स इसमें तैयार होंगे ना, और वो भी चारों अकाउंट फिलहाल हमें नहीं बनाने हैं, क्योंकि अब अगर हम थोड़ी एग्जाम वाइज अगर बात करें ना, तो एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट सम्स आते हैं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज आती है, कोई सम्स भी नहीं। सिर्फ क्या पूछे जाते हैं, जर्नल एंट्रीज, एग्जाम में भी यही पूछी जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्रीज कैसी होती है वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। तो हम लोग सबसे पहले वही मेन पॉइंट सीखे कि डिसॉल्यूशन के वक्त जब सभी एसेट्स बेच देनी हो, या तो सभी तरह की लायबिलिटीज को पेमेंट करना हो, तब उस वक्त रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज होगी, कैसी जर्नल एंट्रीज होगी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। एग्जाम में भी मेनली वही पूछा जाता है, जर्नल एंट्रीज और उनके रूल्स। जो रूल्स अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री करनी है ना, तो एक चीज पहले माइंड में क्लियर कर लें कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। कि ये माइंड में क्लियर होगा ना, तो इसकी जर्नल एंट्रीज भी बहुत जल्दी से माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कि उसी तरह से जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कि डेबिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर और अमाउंट, ऐसा ही ना। और यहाँ पे डेबिट साइड में सबसे पहले क्या करते हैं कि बिजनेस की जो भी एसेट्स है ना, जो भी एसेट्स है वो सब रियलाइजेशन के डेबिट में लेके आते हैं। सन्ड्री एसेट्स, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में सबसे पहले कोई भी तरह की एसेट बाकी है ना, वो सब यहाँ पे लेके आते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, ये वो सब ट्रांसफर करके यहाँ पे लेके आते हैं। और फिर उनमें से बेचकर कितने रुपए मिल रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, बरोबर ना। जैसे कि अगर बिल्डिंग हुई, भाई बिल्डिंग हमारे पास अभी फिलहाल 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख की बिल्डिंग वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे, 1 लाख की बिल्डिंग। और फिर उसे बेचने से कितने मिले, ये सेल ऑफ एसेट के बेचने से कितने मिले, तो सपोज उसके बेचने से ही हमें 1,20,000 रुपए मिले, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 रुपए, कि भाई बिल्डिंग 1 लाख की थी और उसमें से मिले 1,20,000 रुपए, बराबर। हर एक की दो दो एंट्रीज होगी। फिर वैसे ही फर्नीचर, कि फर्नीचर सपोज फर्नीचर कितने का भी हो, वो यहाँ पे लेके आए कि 50,000 का फर्नीचर है और उसे बेचने से 40,000 रुपए मिले। हमेशा ज्यादा ही थोड़ी मिलेंगे, कम भी मिलेंगे, कितनी बार कुछ भी नहीं मिलता, बरोबर। कितनी बार ऐसा होता है कुछ भी नहीं मिलता, जीरो अमाउंट। तो खाली यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे पुराना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, और उसमें से कुछ नहीं मिला तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो एक चीज माइंड में क्लियर रखो कि जब भी ऐसे एसेट की एंट्री करनी हो ना, तो उनमें हमेशा दो एंट्री होगी। पहली, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, और दूसरी उस एसेट को बेच देंगे, बेचने से कितने मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, कि उतने ही मिल रहे हैं, वो लिखेंगे। ठीक है। दूसरा आता है लायबिलिटी के लिए, तो लायबिलिटी में भी ऐसे ही, बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटी है ना, वो सभी लायबिलिटीज, रिजर्व, प्रोविजंस, वो सब यहाँ पे लेके आएंगे क्रेडिट में। हर तरह के सन्ड्री लायबिलिटीज और प्रोविजंस वो सब यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं।
और फिर उसको पे कर देना है ना, लायबिलिटी तो पे ही करनी पड़ेगी ना कंपलसरी। और उसको जो भी हमने पे करना है वो फिर यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, कि कैश अकाउंट करके पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब जैसे क्रेडिटर है तो यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे, भाई 50,000 के क्रेडिटर है और उनको पे किया, तो समझो पे किया उसको 45,000, 5,000 का समझो डिस्काउंट मिला होगा कि भाई 45,000 हमने उसको पे किया। ठीक है, तो जैसे एसेट में 2 एंट्री होती है, वैसे ही लायबिलिटी में भी 2 एंट्री होगी। ठीक है ना, ये कितनी एंट्री होगी वो माइंड में रखना, रूल्स तो मैं लिखवा रहा हूँ आगे, कि एसेट की हमेशा 2 एंट्री होती है, कि पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लेके आते हैं उसे, और उसके बाद क्रेडिट में उसको बेच देते हैं। लायबिलिटी की भी 2 एंट्री, कि पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में उसको लेके आते हैं और फिर डेबिट में उसको पे कर देते हैं। ठीक है, दूसरा, कि अगर कोई भी तरह का अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो, कोई भी तरह का अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, तो वो यहाँ डेबिट में एक ही एंट्री करते हैं, कि डायरेक्टली पे कर देते हैं। कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो तो वो एक ही एंट्री होगी उसकी, सीधा पे कर देंगे। और कोई भी तरह का अनरिकॉर्डेड इनकम हो, तो कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम, तो वो यहाँ क्रेडिट साइड पे डायरेक्टली मिल जाएगी, उसकी एक ही एंट्री, उसकी 2 एंट्री नहीं। ठीक है, सिर्फ एसेट की 2 एंट्री और लायबिलिटी की 2 एंट्री होगी, उनकी नहीं। और आखिरी में जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो या तो इस तरफ डिविजिबल प्रॉफिट बचता है या तो इस तरफ डिविजिबल लॉस बचता है। ठीक है ना, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं क्लोज करते थे आगे के चैप्टर में, वैसे ये रियलाइजेशन अकाउंट भी। लेकिन जैसे मैंने बताया, फिलहाल हमें ये अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, फिलहाल सिर्फ जर्नल एंट्री देखनी है। तो अब जैसे जर्नल एंट्री के बारे में मैंने बताया ना, कि एसेट हो तो उसकी 2 एंट्री करते हैं, लायबिलिटी हो तो 2 एंट्री करते हैं। तो अब वो कौन सी 2 एंट्री, उनके रूल्स ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे आपको 6 रूल्स लिखवा रहा हूँ, 6 रूल्स। आपका चैप्टर बस इन 6 रूल्स के ऊपर टिका हुआ है। कोई भी जर्नल एंट्री है ना, तो इन 6 रूल के अकॉर्डिंग ही करनी है, इसके बाहर की कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। बराबर, आपका चैप्टर सिर्फ इन्हीं 6 रूल के ऊपर टिका हुआ है, तो अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना। कि जैसे देखो, सबसे पहला रूल आता है फॉर एसेट, के एसेट्स के लिए, कि कोई भी एसेट हो तो उनकी कैसे एंट्री करेंगे, तो उनकी जनरली 2 एंट्री होती है ना। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री आएगी कि उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब पहली एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एनी एसेट अकाउंट। ये जो मैंने अंडरलाइन करके एनी एसेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी एसेट का नाम आएगा। कि जैसे अगर बिल्डिंग के बारे में हो तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बरोबर ना, ये एनी एसेट मतलब कोई भी एसेट का नाम। कि अगर फर्नीचर हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बरोबर, आ रही है ना बात समझ में। बीइंग में लिखेंगे कि ये एनी एसेट, ध्यान देना कहीं पर भी ये एनी एसेट लिखा हुआ है मतलब उसका नाम लिखेंगे एसेट का, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, जो भी हो उसमें। कि एनी एसेट अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। हमने आगे भी देखा ना कि एसेट को ट्रांसफर करना हो तो कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। इसलिए ये लिखा जाता है ना कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एनी एसेट अकाउंट। और दूसरी एंट्री कि उसे बेच देंगे, उस एसेट को बेच देंगे। बेचते वक्त एसेट का नाम नहीं लिखते, उस वक्त लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। बेचते वक्त पैसे मिले ना, अगर पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट में, और ये रियलाइजेशन अकाउंट जो यहाँ डेबिट में लिखा वो यहाँ क्रेडिट में। ठीक है, बेचते वक्त आगे अकाउंट में भी बताया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में चला जाता है, उस वक्त नाम नहीं लिखते। क्योंकि ये एसेट तो क्लोज करके हमने ट्रांसफर कर दी ना रियलाइजेशन में, तो ये एसेट का अकाउंट तो क्लोज हो गया, इसलिए यहाँ पे फिर से कोई एसेट का नाम नहीं लिखते। बरोबर, यहाँ लिखा जाता है जैसे पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एनी एसेट अकाउंट, और दूसरी एंट्री में कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने पैसे मिले हो, तो अगर पैसे नहीं मिले ना, कोई एसेट में से कोई भी पैसे नहीं मिले, तो ये एंट्री करते ही नहीं है, ये खाली एक ही एंट्री होगी। समझो हमारे पास कोई मशीन पड़ी हुई है 10,000 की, तो पहले लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने, तो 10,000 रुपए। और उस मशीन में से कुछ भी नहीं मिला, उसका 1 रुपया भी नहीं मिला, तो बस फिर ये दूसरी एंट्री करेंगे ही नहीं।
यहाँ अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि उस मशीन के 12,000 रुपए मिले, बरोबर ना भाई, जितने भी मिले 12,000 मिले, 8,000 मिले, 9,000 मिले, जितने भी मिले, भले 10,000 पूरे मिले, तो जितने भी रुपए मिले ना वो एक दूसरी एंट्री में करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैश रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ एनी एसेट, एनी एसेट मतलब जो भी एसेट का नाम हो वो। ठीक है, समझ आ रही है ना बात है? तो ध्यान देना, कोई भी एसेट हो तो हमेशा ये दो ही एंट्री करेंगे हम। मैं आगे जनरल एंट्री भी बता रहा हूँ और उसमें ध्यान देना यही दो एंट्री करेंगे, हाँ? उसके बाद कोई भी तरह की अगर लायबिलिटी हो, फॉर लायबिलिटीज दूसरा रूल, तो उनके लिए भी सेम ये दो एंट्री आएगी, उसमें एसेट की उल्टी एंट्री। लायबिलिटीज में सबसे पहले लायबिलिटी क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाएंगे ना, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लेके जाएंगे। एसेट में कैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखते थे, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब इसकी पहली एंट्री आएगी कि एनी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर से बोल रहा हूँ, ये एनी लायबिलिटी ऐसा क्वेश्चन में मत लिखना, क्वेश्चन में जो लायबिलिटी का नाम लिखा हो वो, कि जैसे क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग इनकम, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी हो, जो भी लायबिलिटी का नाम लिखा हो, तो उस लायबिलिटी का नाम, उसका अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद उसको पे कर दिया ना हमने, तो पे कर दिया तो दूसरी एंट्री लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखा तो पे करते वक्त रियलाइजेशन डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, हम पे कर रहे हैं तो पैसे गए ना हमारे, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में। हर तरह का लॉजिक ध्यान देते हैं तो ये एंट्रीज खुद ब खुद याद रह जाएगी। ठीक है, तो कोई भी लायबिलिटीज अगर पे करनी हो तो उसके लिए यही दो एंट्री आएगी कि पहले कोई भी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट में, और फिर दूसरी एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बराबर, हर एक जर्नल एंट्री में जब भी लायबिलिटी की बात आ जाए तो ये दो। और लायबिलिटी में ये रूल याद रखना कि अगर लायबिलिटी में मेंशन नहीं हो ना कुछ, कि भाई ये लायबिलिटी में कितने में पे की, समझो क्रेडिटर भाई हमारे 10,000 के हैं और उसमें से कितने क्रेडिटर हमने पे किए, कुछ मेंशन नहीं है ना, तो मतलब पूरे 10,000 ही पे किए। लायबिलिटीज तो कंपलसरी पे करनी होती है ना। जब सम्स आएगा तो ये मैं और क्लियर करवाऊंगा। अब उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। कि अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो, कि जैसे अगर लिखा हुआ हो कि भाई सैलरी देना भूल गए या वेजेस देना भूल गए, अनरिकॉर्डेड है ना, कि भाई भूल गए कि भाई वेजेस देने थे। ठीक है, जब डिसॉल्यूशन किया जाता है, बिजनेस आखिरी बंद किया जाता है, सब हिसाब किताब किया जाता है, तब उस वक्त याद आया कि यार 1,000 रुपए के वेजेस देना तो भूल ही गए। तब ऐसा कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो ना, तो उसकी एक ही एंट्री करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसमें ध्यान रखना कोई एक्सपेंस का नाम लिखते नहीं है। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अगर हो तो उसका कभी भी नाम नहीं लिखते। ऐसे एंट्री मत करना कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई कोई भी एक्सपेंस का नाम नहीं आएगा, सीधा लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बराबर, हमने कैश पे कर दिया ना, तो इसलिए कैश क्रेडिट में और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। ओके, ध्यान रखना कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस हो तो उसमें ये एक ही एंट्री। उसी तरह से कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम हो, कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम हो तो भी उसकी एक ही एंट्री, कि भाई साल के एंड में, मतलब जब बिजनेस बंद कर रहे हैं तब ध्यान आया कि हाँ भाई उससे तो इतने पैसे लेने थे, ये हमारी इनकम तो बाकी रह गई। तब ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड इनकम हो ना, तो उसकी भी एक ही एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें भी कोई भी इनकम का नाम लिखते नहीं है, सीधी एक एंट्री कि हमें इनकम है मतलब कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में। बरोबर, ये एक ही एंट्री है, ध्यान रखना उसमें। और उनके बाद दूसरा आता है, वो आता है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रिजर्व और प्रॉफिट, कि अगर बिजनेस में कोई भी रिजर्व बच जाता हो या कोई भी प्रॉफिट अगर बच जाता हो तो उसे पार्टनर में बांट देते हैं ना। ये तो हमने चैप्टर 5 और 6 में भी किया था। उन्हें जनरल रिजर्व होता है,
फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है कि नहीं? ऐसे सब जो रिजर्व पड़े हुए होते हैं कि अब उनका कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे ना। और याद आ रहा है कि 5 और 6 चैप्टर जब हम करते थे तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो ऐसा कोई भी रिजर्व वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ बांटते थे, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में बांटते थे ना कोई भी रिजर्व। तो यहाँ पे भी वही करना है कि अगर कोई भी रिजर्व या तो प्रॉफिट बांटना है ना, अगर लिखा हुआ हो उसमें कि हाँ भाई ये रिजर्व या प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस तरह से कि एनी रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी रिजर्व का नाम हो वो, सपोज जनरल रिजर्व हो तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू ए बी सी कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी ए बी सी जस्ट मैंने नाम लिखे हैं, जो भी पार्टनर के नाम हो, बराबर ना, कि जो भी पार्टनर के नेम हो तो उनका अकाउंट क्रेडिट में। मतलब सपोज जनरल रिजर्व अगर बांटना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो डेबिट में, और सभी पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में। क्रेडिट में उसके ओल्ड रेशियो में हमेशा बांट देते हैं। कौन से रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। ओके। और अगर कोई भी तरह का लॉस हो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी लॉस, तो कोई भी लॉस हो ना तो उसे कैपिटल अकाउंट के हमेशा डेबिट में बांटते हैं कि उस वक्त ए बी सी अकाउंट डेबिट टू एनी लॉस, है ना, टू। ठीक है, ये थोड़ा अंदर करके आएगा ना, यहाँ पे लिख दिया, स्पेस करके लिखते हैं ना थोड़ा अंदर, कि ए बी सी अकाउंट डेबिट टू एनी लॉस अकाउंट, कि यहाँ पे जो भी लॉस का या जो भी एक्सपेंस का नाम हो वो सीधा सा याद रखा करो ना, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट है ना तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांटेंगे। कहाँ पे, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट में बांटेंगे। और कोई भी तरह का लॉस हो अगर, तो वो सभी पार्टनर को डेबिट में बांटेंगे। ओके। तो देखो ये 6 रूल हुए कि एक एसेट का रूल, एक लायबिलिटी का रूल, एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, एक अनरिकॉर्डेड इनकम, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ठीक है, ये 6 रूल हुए, बस आपका चैप्टर ये 6 रूल पे टिका हुआ है। आपको थियरी में भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में, तो भी इन्हीं रूल में से पूछेंगे। एमसीक्यूज में भी, या जो सम्स पूछे जाते हैं आपको, इनकी जर्नल एंट्री पूछी जाती है, वो जर्नल एंट्री भी यही रूल के हिसाब से ही जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात है? तो देखो अब इनकी जर्नल एंट्री सीधा देखते हैं कि इस चैप्टर में फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हमारी फाइनल एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और देखें कि उसमें जर्नल एंट्री कैसे की गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, वो रूल्स हैं उसी रूल्स के हिसाब से ही आपको करना है। तो देखो कि जैसे कि ये फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म इन केस ऑफ फर्म डिसॉल्यूशन। कि डिसॉल्यूशन के वक्त हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है ना। जैसे कि ये पहली जर्नल एंट्री दी गई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ dissolution the book value of goodwill is 56,000 and no amount is realized। कि dissolution के वक्त पता चला कि गुडविल हमारी 56,000 की है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं मिला, नो अमाउंट इज रियलाइज। तो ये गुडविल हमारी क्या कहलाई, वो एक पहले ध्यान दो, हमने आगे 6 रूल लिखवाए हैं, उसके हिसाब से गुडविल क्या है हमारी, तो गुडविल हमारी एसेट है ना, तो वो एसेट का रूल याद रख लो। एक काम किया करो, जब भी ये सम करो ना तो उससे पहले एक पेज पे वो 6 रूल लिख दो और उनके हिसाब से खुद ब खुद इनकी जर्नल एंट्रीज करो। देखो आपको बहुत इजी लगेगी ये कि एसेट की रूल के हिसाब से जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है पता है, कि ये जो गुडविल है उस गुडविल को ट्रांसफर करके रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं। तो कहाँ लेके जाते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। एसेट है ना तो रियलाइजेशन के डेबिट में, मतलब कि एंट्री कर देते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 56,000 टू गुडविल अकाउंट 56,000। आप भले रूल लिख लो पहले और उसके हिसाब से चेक कर लो कि ये रूल के हिसाब से पहली एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और दूसरी एंट्री करते हैं कैश की, कि भाई जितना कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नो अमाउंट इज रियलाइज, कि इस गुडविल के कुछ भी नहीं मिले, तो इसलिए दूसरी एंट्री करेंगे नहीं। एसेट में 2 एंट्री होती है ना, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है
कि भाई गुडविल के कुछ मिले ही नहीं, तो इसलिए दूसरी एंट्री भी नहीं, ये एक ही एंट्री करेंगे, बराबर। उसी तरह से सेकंड देखो कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इन द बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज्ड रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज्ड फ्रॉम देम। अब इसमें दो चीजें हैं कि पहले लैंड बिल्डिंग दी गई है 8 लाख रुपए की, और दूसरा इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के, कि जिसमें लैंड बिल्डिंग को क्लोज करने से उसके 9 लाख रुपए मिले, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्लोज करने से उसके 1.5 लाख रुपए मिले, बराबर ना। उसमें थोड़ा ज्यादा मिला, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम मिला। तो यहाँ पे दो चीजें हैं ना, तो हम लोग दो बार एंट्री करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में शायद कंबाइन एंट्री भी दी गई है इसकी, कि लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की कंबाइन एंट्री कर दो, लेकिन जितना हो सके ना अलग अलग एंट्री करो। तो रूल के हिसाब से अलग एंट्री करोगे ना तो कभी भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। कि जैसे सबसे पहले लैंड बिल्डिंग की एंट्री करो, तो लैंड बिल्डिंग क्या है, हमारी एसेट है, तो एसेट के हिसाब से दो एंट्री होती है ना। सबसे पहले उस एसेट को क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाते हैं, और एसेट है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में। मतलब पहली एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना, तो 8 लाख रुपीज, बराबर। उसे क्लोज करके लेके गए ना पहले लैंड बिल्डिंग के लिए, और कितनी थी लैंड बिल्डिंग, 8 लाख की, इसलिए यहाँ पे 8 लाख ही लिखा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट 8 लाख रुपीज, और उसे बेचने से कितने मिले, तो यहाँ पे ये मिले 9 लाख रुपीज मिले हमें। तो इसलिए उसको बेचने से दूसरी एंट्री करेंगे ना, कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने मिलेंगे, तो 9 लाख रुपीज, बरोबर। समझ आई बात, लैंड बिल्डिंग की एंट्री हो गई ना, हो गया सिंपल ये, कि इसका क्लोज हुआ ना। अब दूसरी एंट्री किससे करेंगे, इन्वेस्टमेंट। ऐसी सेम दो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट की, बस यहाँ लैंड बिल्डिंग की जगह पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, बरोबर। हर एक एसेट की यही दो एंट्री होगी, और कोई एंट्री होगी ही नहीं, कोई भी एसेट क्यों ना दिया हुआ, यही दो एंट्री होगी, खाली अमाउंट बदलेगी ना। ठीक है ना, लैंड बिल्डिंग पहले 8 लाख की थी और उसे बेचने से 9 लाख मिले, तो यहाँ कैश अकाउंट में 9 लाख लिखेंगे दूसरे में। अब देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे और उसे बेचने से 1.5 लाख रुपए मिले। तो देखो अब इन्वेस्टमेंट की ये दूसरी एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही कि अब इन्वेस्टमेंट को पहले क्लोज करके लेके जाना रियलाइजेशन में, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, तो 2 लाख। पहले तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का ही था ना, कि रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, तो 2 लाख रुपीज। और दूसरी एंट्री कि उसमें से मिले कितने हमें, 1.5 लाख रुपए मिले, तो दूसरी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000 रुपीज, बरोबर। हो गया ना ये दूसरी एंट्री भी। तो ऐसे ही सिंपल करेंगे ना ये दो दो एंट्रीज, कैसे लैंड बिल्डिंग की जो दो एंट्री की वही सेम दो एंट्री अब ये कैश ये इन्वेस्टमेंट की भी। समझ आई बात। अब ऐसे ही देखो कि इसमें थर्ड वाला, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर 2 लाख, out of which 40% are current asset including cash of 10,000 and book value is realized। ये जब लिखा हो ना बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड, मतलब पूरे पैसे मिल गए हमें, ठीक है, न कम न ज्यादा, जितने पैसे थे उतने पूरे मिले। अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि टोटल एसेट 2 लाख रुपए की है, उसमें से 40% करंट एसेट है, तो 40% करंट एसेट, तो बाकी के क्या कहलाया, बाकी का फिक्स एसेट कहलाया। ठीक है ना, 40% अगर करंट एसेट हुआ तो बाकी का क्या कहलाया, फिक्स एसेट ना। तो इनमें भी दो बार एंट्री हो गया, दो दो बार एंट्री करेंगे, दो दो एंट्रीज दो बार। लेकिन पहले पहले जो है वो रफ में कैलकुलेशन कर दें कि करंट एसेट कितना है और फिक्स एसेट कितना है। कि 2 लाख में से 40% करंट एसेट है, मतलब कि अगर करंट एसेट आप लोग गिनो ना, ये रफ में बता रहा हूँ, करंट एसेट गिनो तो 2 लाख के 40% कितने हो जाते हैं, 80,000 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे, 80,000। के 80,000 करंट एसेट है, और बाकी का फिक्स एसेट अगर आप गिनो ना, तो बाकी का 60% वो फिक्स एसेट हुआ ना। तो फिक्स एसेट कितने होंगे, कि फिक्स एसेट 1,20,000 रुपीज है,
बरोबर। दोनों की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, पहले करंट एसेट की 2 एंट्रीज रूल के हिसाब से और फिर फिक्स एसेट की 2 एंट्री रूल के हिसाब से। बरोबर। जब भी ये टोटल एसेट लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट एसेट अलग है, तो उसकी अलग अलग ही एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप 2 लाख की ही सिर्फ एंट्री कर दो साथ में, तो वो नहीं चलेगा। बरोबर। और दूसरी एक चीज ध्यान दो कि करंट एसेट में ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश ऑफ 10,000 रुपीज। करंट एसेट में कैश को भी तो गिना जाता है ना, कि ये जो 80,000 रुपए है ना करंट एसेट, उसमें 10,000 रुपए तो कैश के हैं। तो कैश को बेचा नहीं जाता है, हम करंट एसेट को सेल कर देते हैं ना। तो भाई उसमें लिखा हुआ बुक वैल्यू इज रियलाइज के पूरे रुपए मिलेंगे। अब इस 80,000 में 10,000 तो कैश है, तो क्या कैश को बेचकर कैश लाओगे? नहीं ना। कैश को थोड़ी सेल किया जाता है, बाकी की सब एसेट सेल करेंगे ना। कैश की सेलिंग होगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट 80,000 का नहीं, कितने का हो जाएगा? 70,000 का हो जाएगा। बरोबर। कि 40% है, ये बात सही है, ये 80,000 रुपए, लेकिन इसमें 10,000 रुपए तो कैश के हैं। तो वो 10,000 रुपए नहीं गिनेंगे, तो सिर्फ कितना गिना जाएगा? सिर्फ 70,000 गिना जाएगा। कि करंट एसेट 70,000 का है, क्योंकि ये कैश को तो बेचेंगे नहीं। और फिक्स एसेट ये है 1,20,000 का। तो पहले अगर करंट एसेट की बात करें, तो करंट एसेट में 2 एंट्री होगी। 2 एंट्रीज होगी ना रूल के हिसाब से, एसेट की 2 एंट्री। सबसे पहले उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट अकाउंट, कितना? तो 70,000 रुपीज। सही बात है, समझ आ रहा है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट अकाउंट 70,000। और उसी तरह से दूसरा कि उसको बेचने से कितने मिले, दूसरी एंट्री करेंगे ना, बेचने से कितने मिले। तो उसे बेचने से बुक वैल्यू मतलब उतने पूरे ही मिले ना, पूरे 70,000 मिले। तो दूसरी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें भी 70,000। बराबर। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,000 रुपीज। समझ आई बात? अब ये करंट एसेट की 2 एंट्री हुई ना, ऐसे ही अब ये फिक्स एसेट की 2 एंट्री करेंगे। फिक्स एसेट की भी ऐसे ही 2 एंट्री करेंगे कि अब फिक्स एसेट में जाएं, उनके लिए ये 2 एंट्री करें कि उसमें भी पहले रियलाइजेशन पे ट्रांसफर करेंगे। कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, कितना? तो 1,20,000। फिक्स एसेट तो 1,20,000 के है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट 1,20,000। और फिर उसमें से बेचकर मिले कितने? तो पूरे ही मिले ना उसमें से भी। तो दूसरी एंट्री भी सेम वही, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब कैश मिलता है तब उस वक्त ये एसेट का नाम नहीं लिखते, उसमें यही कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000 रुपीज। बरोबर। हो गई ना करंट एसेट की 2 एंट्री रूल के हिसाब से और फिक्स एसेट की 2 एंट्री। आपके टेक्स्ट बुक में शायद इसकी कंबाइन एंट्री की गई हो, लेकिन वो नहीं करो तो भी चलेगा। रूल के हिसाब से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आगे जो मैंने 6 रूल लिखवा है उसे पहले एक पेज पे लिख दो। और वो आपके पेज पे लिखा हुआ हो ना, वो साथ में रखकर फिर ये वीडियो देखते जाओ, फिर ये एंट्रीज देखते जाओ, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई देखो रूल के हिसाब से ये सब एंट्री हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि गुडविल जो है वो बुक में लिखी हुई नहीं थी, इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक, बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन। पर फिर भी आखिरी के वक्त उसके 50,000 रुपए मिले। मतलब एक तरह से ये देखा जाए ना, तो ये जो 50,000 मिले ना, वो कहलाया हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम। ये क्या कहलाई? अनरिकॉर्डेड इनकम, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है ना कि गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक, मतलब वो बुक में रिकॉर्ड की गई नहीं थी, फिर भी मिले हमें। तो ये अनरिकॉर्डेड इनकम हुई ना हमारी। समझ आ रही है बात? तो जो वो 6 रूल लिखवाए थे उसमें अनरिकॉर्डेड इनकम का रूल देखो, वो पेज साथ में लेकर ही बैठो, वो 6 रूल लेकर ही बैठो, तो ये समझने में इजी होगा कि ये हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम है। तो अनरिकॉर्डेड इनकम का रूल क्या आता है? एक ही रूल है उसमें, तो उसमें एक ही एंट्री करते हैं ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश टू रियलाइजेशन कितना लिखेंगे? 50,000। उसमें गुडविल का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि अनरिकॉर्डेड इनकम या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस में एक्सपेंस या इनकम का नाम लिखते ही नहीं है।
सिर्फ कैश और रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सिर्फ बीइंग में लिख देंगे कि कैश इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल, कि गुडविल के पैसे मिले हमें। ओके, फिर उसके बाद नंबर 5 वाली एंट्री कि द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर 25,000 रुपीज। कि लैपटॉप की वैल्यू 35,000 है और उसमें एक पार्टनर वो लेके जा रहा है 25,000 में। अब यहाँ खाली एक ध्यान देना, मैं आपको एक चीज खाली नोटिस करवा रहा हूँ कि आपके रूल वो साथ में है ना, पेज में लिखे हुए है ना रूल्स, तो उसके हिसाब से ये लैपटॉप की एंट्री है। तो लैपटॉप क्या कहलाया हमारा, एसेट कहलाया। एसेट कहलाया ना, तो एसेट की दो एंट्री करते हैं ना। सबसे पहली एंट्री तो उसे क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाता है, ट्रांसफर वाली एंट्री। तो पहली एंट्री तो वही आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। जो एनी एसेट है उस एनी एसेट की जगह पर ये लैपटॉप लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट कितना, तो 35,000, 35,000 का ना। और जो दूसरी एंट्री हम लोग इस एसेट की करते हैं ना, वो मैंने रूल में लिखवाया था कि उसको बेचने से कितने मिले। तो उसके बेचने से लिखते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट लिखते हैं ना। अब यहाँ खाली थोड़ा सा लॉजिकली हमें देखना है कि इसको बेचते वक्त कैश नहीं मिला लेकिन एक पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर हैज टेकन इट। तो एंट्री वही करेंगे, खाली कैश की जगह पर पार्टनर का नाम लिख देंगे। पहली एंट्री तो सेम टू सेम ही रहेगी। दूसरी एंट्री में लॉजिकली सोचो कि हमें कैश नहीं मिला, एक पार्टनर लेके जा रहा है, तो कैश की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री में रूल वाइज हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ कैश नहीं, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर ना, सिंपल सा ये याद रखना कि यहाँ पर हम लोगों को कैश नहीं लिखना है, उसकी जगह पर पार्टनर का नाम लिखना है। ऐसे आगे भी एक दो एंट्री आएगी, तो उस एंट्री में यही लॉजिक समझना कि जब भी ऐसा कोई सॉल्यूशन हो ना, तब उस वक्त कैश नहीं, सिर्फ कैश की जगह पर पार्टनर का नाम लिख देंगे और कुछ नहीं। बराबर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो पार्टनर कितने में लेके गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ 25,000 में लेके गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000 रुपीज। बराबर, समझ आई ना बात। ये खाली एक लॉजिक ध्यान रखना कि जब भी अगर कोई पार्टनर का नाम आ जाता हो ना, तो जहाँ पे कैश लिखा हुआ हो उसकी जगह पे और उस पार्टनर का नाम लिख देंगे और कुछ भी नहीं। बराबर, क्लियर ये। अब उसके बाद वाली एंट्री देखो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे अ लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 व्हिच वाज गिवन टू द फर्म। अब ये भी वैसा ही है, पार्टनर वाला ही है कि एक लोन है, लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000। श्रीमती मतलब उसकी वाइफ की लोन है, तो ये भी थर्ड पार्टी की लोन, मतलब बाहर की ही लोन ये कहलाई। ठीक है, बाहर के पर्सन के लिए ही कहलाई। तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, लोन है तो वो क्या कहलाई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के रूल के हिसाब से दो एंट्री करते हैं ना, उसमें भी पहली एंट्री तो वही करेंगे। आप लोग वो रूल बुक साथ में रखो, वो पेज साथ में रखो, कि जिसमें लायबिलिटी में पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं कि एनी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी कि श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बरोबर, श्रीमती लोन ना लायबिलिटी पे उसका नाम लिखेंगे, कितना, 40,000 रुपीज। और दूसरी एंट्री में उसको पे करते हैं ना कि रियलाइजेशन टू कैश। रूल के हिसाब से तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे लिखवाया, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि एक पार्टनर वो लेके जा रहा है, एक पार्टनर लेके जाएगा, तो इसलिए उसकी एंट्री क्या करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया ना, कैश हो, कैश की जगह अगर पार्टनर का नाम लिखना हो तो उसकी एंट्री में भी जहां पर कैश लिखा हुआ है उसकी जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट उतनी ना पूरी 40,000 रुपीज। समझ आई बात है कि नहीं। उसी रूल के हिसाब से, वो 6 ही रूल है ना, उसके अलावा आप और कोई भी रूल नहीं आएंगे। वैसे ही देखो कि अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल 30,000, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। लिखा हुआ ही है कि ये देखो इनकम टैक्स लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो ये रूल के हिसाब से है ना, हमारा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस कहलाया।
ये क्या कहलाया हमारा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। तो उसकी एक ही एंट्री करते हैं ना, कौन सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसमें फिर एक्सपेंस का नाम लिखते ही नहीं है, एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, तो 30,000 रुपीज। बरोबर, आई बात समझ में। उसके बाद वाली एंट्री नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल liabilities and loan of partners firm, surplus of asset 1,20,000 and the profit and loss ratio of partner ABC are 532। अब यहाँ पर बात ऐसा है कि भाई सभी जो खत्म कर दिया ना, वो कैसे रियलाइजेशन अकाउंट आखिरी में क्लोज करते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको वो समझाया था कि रियलाइजेशन अकाउंट सब क्लोज करो तो आखिरी में डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल लॉस बचता है। ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, आगे जो मैंने थियरी में वो रियलाइजेशन अकाउंट का बताया था, वो या तो डिविजिबल प्रॉफिट होता है या तो डिविजिबल लॉस। तो इसमें दिया हुआ है सरप्लस ऑफ एसेट। सरप्लस ऑफ एसेट का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट बचा है 1,20,000 का, तो उसे हम लोग बांट देंगे तीनों पार्टनर में। उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था वहां पर जो रूल लिखवाए थे, उसमें था ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, जब भी कोई प्रॉफिट वगैरह हो तो कहाँ बांटते हैं, कि तीनों पार्टनर के क्रेडिट में बांटते हैं। कहाँ बांटते हैं, क्रेडिट में। तो इसके लिए उसकी एंट्री आ जाएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि ये रियलाइजेशन के क्लोजिंग के वक्त ही ये प्रॉफिट बचा है हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट बचा है। अब रियलाइजेशन के जगह पर आप डिविजिबल प्रॉफिट लिखो तो वो नहीं चलेगा, वहां पे क्या लिखना होगा, तो वहां पे तो यही लिखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में तीनों को बांट देंगे ना, ए बी सी को। उसमें डेबिट में लिखेंगे 1,20,000 रुपीज के, इतना पूरा अकाउंट में ये डिविजिबल प्रॉफिट आया, और वो इन तीनों को इस रेशियो के हिसाब से बांट देंगे, 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 के हिसाब से बांट देंगे ना। तो और वो तो बांटना आता ही है ना, हमने इतने सारे चैप्टर किए। तो उसके हिसाब से ये ए को मिल जाएगा 60,000 ये 5 रेशियो के हिसाब से, बी को 36,000 3 रेशियो के हिसाब से, और सी को 24,000 ये 2 रेशियो के हिसाब से। बरोबर, ये तीनों को बांट दिया गया ना। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉफिट वगैरह भी बचे तो इसी तरह से क्रेडिट में उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। ठीक है, अब उसके बाद की एंट्री है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है कि a machine is disclosed in the book at the time of dissolution for 2 lakh and book value is realized। अब देखो इसमें भी ये मशीन की एंट्री है, तो मशीन हमारा क्या कहलाया, एसेट कहलाया ना। मशीन क्या हुआ, एसेट हुआ। तो उस एसेट की एंट्री जो हमने रूल लिखवाया है उसके हिसाब से ही दो एंट्री होगी ना, कि सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 2 लाख रुपीज, पहली वही एंट्री। और दूसरे में उसके जितने रुपए मिले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू इज रियलाइज, मतलब पूरे रुपए मिले, 2 लाख पूरे ही मिलेंगे। तो इसलिए दूसरी एंट्री करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज। ठीक है, कैश टू रियलाइजेशन पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे ना उसके। समझ आई बात, सिंपल एंट्री थी ना ये तो। उसके बाद डेट 10 वाली एंट्री, कि वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी टू अंडरटेक दिस सॉल्यूशन प्रोसीजर, in the return of it decided to pay remuneration of 20,000 on account of expense, firm has paid him 12,000 rupees। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान दो, ये वाली एंट्री सिर्फ एक ध्यान देना, पूरे चैप्टर में ये एक एंट्री थोड़ी सी अलग है जो रूल वाइज नहीं है, गिना जाए तो है तो रूल के हिसाब से ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान देना। कि जब बिजनेस का डिसोल्यूशन करते हैं, मतलब सब अब खत्म कर रहे हैं, तो उसकी भी तो एक स्पेशल प्रोसीजर होती है ना। तो वो पूरी प्रोसीजर कोई एक पार्टनर संभाल रहा था। यहाँ पे है कि कोई एक पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन प्रोसीजर।
एक पार्टनर ने नक्की किया कि चलो ये सब कामकाज की जवाबदारी मैं लेता हूँ, और उसके हिसाब से उसको नक्की किया कि उसको 20,000 रुपए का खर्चा देंगे। बिजनेस में नक्की किया गया कि उस पार्टनर को रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी के हिसाब से 20,000 रुपए देंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसे 12,000 रुपए ही दिए हैं। अभी फिलहाल कितने दिए? 12,000 रुपए। ठीक है, पूरे दिए नहीं है। तो इनमें दो एंट्री होगी, ये एंट्री समझो याद रख लेना, ये एक ही एंट्री खाली अलग आएगी कि नक्की तो किया था उसे 20,000 रुपए देंगे, तो उसके हिसाब से उसकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस अगर उसे देने हैं तो उनके अकाउंट के उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और दूसरा कहाँ आएगा? इसके डेबिट में। कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस तो वो तो वैसे भी डेबिट में ही आता है ना रियलाइजेशन के। हमने स्टार्टिंग में रूल लिखवाया था, कोई भी एक्सपेंस अगर हो तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में ही आएंगे। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000, मतलब उसे 20,000 रुपए देने हैं, अभी दिए नहीं है, देने हैं, उसकी ये एंट्री। और दिए कितने उसको? 12,000 रुपए ना। ये लिखा जाएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस बिकम पेएबल टू पार्टनर। पेएबल भाई अभी देने हैं, पूरे दिए नहीं हैं, उसमें से दिए उसको खाली 12,000 रुपए ना, तो उसकी एंट्री की जाएगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पैसे दे दिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट में ना, पैसे गए ना हमारे, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में और उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट में। कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना लिखेंगे? तो ये 12,000 रुपीज लिखेंगे। बराबर, आइए बात समझ में। ठीक है, कि भाई पहले उसको देने थे 20,000 रुपए, उसकी एंट्री कर दी है रियलाइजेशन में, और उसमें से 12,000 दिए तो उसकी एंट्री कर दी है कैश अकाउंट लिखकर। ठीक है, ये एक एंट्री खाली अलग से ध्यान रखना माइंड में। फिर उसके बाद डेट, ये 11 एंट्री आती है, उसमें लिखा हुआ है कि देयर आर डेब्टर ऑफ 1,20,000 एंड क्रेडिटर ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ dissolution form. One partner has taken debtor at 20% then book value less and accepted to pay creditors. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा है कि बिजनेस में पहले डेब्टर दिए हुए हैं 1,20,000 के, और क्रेडिटर दिए हुए हैं 60,000 के, तो इनका अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे ना। बरोबर ना। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक पार्टनर ने नक्की किया कि वो डेप्टर भी खुद लेके जाएगा। डेप्टर मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, तो वो पार्टनर अब लेके जाएगा वो सब पैसे 20% कम करके। बरोबर, और जो क्रेडिटर को देने हैं ना, वो क्रेडिटर को भी वही देगा, एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर। बरोबर, तो ये ध्यान रखना इसमें। समझो ये दो एंट्री आपको अलग अलग करनी है, इतना खाली ध्यान रखो कि पहली डेप्टर की एंट्री करनी है, तो डेप्टर हमारे क्या कहलाया? तो डेप्टर हमारे एसेट कहलाए। डेप्टर क्या कहलाए? हमारे एसेट ना। तो एसेट के हिसाब से हम लोग इसका रूल लिखेंगे ना, है कि नहीं? वो हमारे एसेट कहलाए, तो एसेट के हिसाब से उसका रूल लिखा जाएगा। कौन सा रूल? पहले कि सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, तो पहले डेप्टर की एंट्री, डेप्टर की ये दो एंट्री, उसमें से पहली एंट्री आ जाएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। आपके रूल में देख लो, यही एंट्री है ना पहले एसेट की, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट कितना? तो 1,20,000 पूरा ही ना। और दूसरी एंट्री जो करते हैं कि भाई उसमें से कितने मिले, तो जनरली रूल के हिसाब से कैश अकाउंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पार्टनर उसे लेके जा रहा है, तो कैश अकाउंट नहीं, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे ना, कि यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20% लेस देन बुक वैल्यू, कि इसके 20% कम, मतलब 1,20,000 में से 20% कम कर दो। 1,20,000 माइनस माइनस 20%, तो 24,000 रुपए कम हो जाएंगे, और बचेंगे कितने? 96,000 रुपीज। ओके, ये डेप्टर की एंट्री हो गई। अब ऐसे ही कौन सी? क्रेडिटर की एंट्री करेंगे। 60,000 के क्रेडिटर है ना, और वो भी वो एक पार्टनर पे करेगा,
तो जैसे डेप्टर में एसेट की 2 एंट्री कर दी, अब क्रेडिटर की एंट्री करेंगे वो लायबिलिटी के रूल के हिसाब से। जो मैंने लायबिलिटी का रूल लिखवाया उसके हिसाब से देखो, तो यहाँ पे क्रेडिटर की एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री जो उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, तो 60,000 रुपीज, बराबर ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 रुपीज। और दूसरा कि उसको पे कर दिया क्रेडिटर को, कौन पे कर रहा है, तो पार्टनर पे कर रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो ये भी 60,000 रुपीज का। ठीक है, आइए बात समझ में, बरोबर। ये सभी रूल के हिसाब से चल रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, वो 6 रूल खाली आप अपने पास में रख लो, तो आपके ये सभी सम सिर्फ और सिर्फ उस रूल के हिसाब से ही होंगे। अब उनके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर आरबीआई इज 3:1, अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बैलेंस। देखो ये सब चीजें उसे बांटनी है कि पहले जनरल रिजर्व बांटना है 18,000 का, फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटना है, उसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड बांटना है 18,000 का। ठीक है, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, तो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करें ना, 3 एंट्री होगी इसमें, 3 पॉइंट दिए हुए ना, 3 जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कहाँ बांटते हैं, मैंने जो आपको रूल लिखवाया उस रूल में देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, तो वो कहाँ बांटते हैं, सभी पार्टनर्स के क्रेडिट में ना, सभी पार्टनर के क्रेडिट में बांटते हैं ना। मतलब उसकी एंट्री आएगी ऐसी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कि जो बांटना है उसे डेबिट में लिखें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और तीनों के नाम क्रेडिट में, टू आर कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू आई कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है हमारी 18,000 रुपए की, और वो 18,000 की कैपिटल, ये जनरल रिजर्व वो तीनों को बांट देंगे ये रेशियो में, 3:2:1 में, बराबर। तो ये 18,000 तीनों को बांटना आता है ना हमें, तो क्रेडिट में ये तीनों को बांट दिया जाएगा कि आर को 9,000 रुपीज, ये बी को 6,000 रुपीज, और आई को 3,000 रुपीज। ये 3:2:1 के हिसाब से बांट दिया हमने। ओके, क्लियर हुआ ये। अब दूसरी चीज जो बांटनी है, दूसरा क्या बांटना है कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो डेबिट बैलेंस मतलब वो लॉस कहलाता है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। डेबिट साइड पे हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, एक्सपेंस और लॉस लिखते हैं ना, तो डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ हमारा। तो लॉस को कैसे बांटते हैं वो भी रूल में लिखवाया था ना, लॉस को बांटते हैं ना, तब उस वक्त ये तीनों पार्टनर के नाम वो डेबिट में लिखते हैं, और जो बांटना है उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो देखो इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी कि अब सेकंड, जो हमें ये डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस हमें बांटना है, तब उस वक्त ऐसे करेंगे कि आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तीनों का नाम डेबिट में, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो क्रेडिट में, बराबर। लॉस होता है तो इसी तरह से बांटेंगे। यहाँ क्रेडिट में हम लोग अमाउंट लिखेंगे पूरी 12,000 रुपए के, 12,000 रुपए बांटने हैं, और वो 12,000 तीनों को बांट देंगे कौन से रेशियो में, तो 3:2:1 के हिसाब से, बराबर ना, 3:1 के हिसाब से बांट देंगे। तो उसके हिसाब से आर को होगा 6,000, बी को 4,000, और आई को 2,000 रुपीज, ऐसे आ जाएगा ना ये। ठीक है, और तीसरी चीज बांटनी है वो है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। तो ये कंपेंसेशन फंड वो एक तरह का रिजर्व हुआ हमारा, तो जो हम लोग रिजर्व में जैसे बांटते हैं उस रूल के हिसाब से बांटेंगे ना, कि उस वक्त तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वो कहाँ पे लेके जाएंगे, क्रेडिट में लेके जाएंगे, तीनों पार्टनर के नाम क्रेडिट में, और डेबिट में ये एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। मतलब डेबिट में लिख दिया जाएगा कि वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए, और क्रेडिट में उन तीनों का नाम आर अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और आई कैपिटल अकाउंट, और ये 18,000 वो तीनों को बांट दिए जाएंगे 3:2:1 के हिसाब से।
बराबर ना, 3, 2, 1 के हिसाब से तीनों को बांट देंगे ना। मतलब कि आर को मिल जाएगा ये 9,000 रुपीज, बी को ये 6,000 रुपीज और आई को 3,000 रुपीज। ठीक है, समझ आई बात, ये सब रिजर्व भी कैसे बांटते हैं, अब एकदम माइंड में क्लियर हो गया ना। ठीक है, वो 6 रूल्स खाली आप अपने साथ में रखो, अपने सामने रखो, बस उस 6 रूल के हिसाब से ही हमें ये सम करने। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखा ना, अब ऐसे ही हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 का है। अगर आपको नहीं भी करना हो ना क्वेश्चन नंबर 6, तो आप एक काम करो, अपनी बुक में एक क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई करो, खुद प्रैक्टिस करो क्वेश्चन नंबर 6 की, और फिर मैं ये पूरा सॉल्यूशन तो लिख ही रहा हूँ यहाँ पर, फिर उसमें से एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना कि आपने रूल के हिसाब से लिखे हैं या नहीं। कोई नए रूल नहीं है, जो रूल मैंने आपको पहले लिखवाए हैं 6 रूल, उसी रूल के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हो सके ना तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद ट्राई करो बुक में, और उसके बाद फिर इसमें एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना कि भाई मैंने ये बरोबर सॉल्यूशन लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें भी यही जर्नल एंट्री लिखनी है कि डिस सॉल्यूशन के वक्त कैसी जर्नल एंट्री आएगी। कि उनमें सबसे पहली एंट्री दी गई है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000 एंड विच इज टेकन ओवर बाय पार्टनर दर्शन फॉर 55,000। वही एंट्री ना जो पहले भी की हमने, कि भाई मशीन की वैल्यू 50,000 है और वो एक पार्टनर लेके जा रहा है, तो वो जो एसेट है, तो एसेट के रूल के हिसाब से इसकी एंट्री करेंगे। पहले आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, के जो रियलाइजेशन पे ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना लिखेंगे, 50,000 रुपीज, बराबर 50,000 पहले ना। और दूसरा कि वो पार्टनर लेके जा रहा है दर्शन, तो उसका नाम लिखेंगे, कैश नहीं। जब पार्टनर आता हो तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, फिर कैश नहीं लिखते। तो रूल के हिसाब से दूसरी एंट्री हो जाएगी कि दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,000 रुपीज, कि वो पार्टनर दूसरा कितने में लेके जा रहा है, 55,000 में। ठीक है, तो एसेट के रूल के हिसाब से ये दो एंट्री हो गई ना। ऐसे ही सेकेंड एंट्री, उसमें दिया हुआ है कि पार्टनर बिमल हैज एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज 15,000, कि यहाँ पे बिल्स पेएबल है 15,000 रुपए के, मतलब ये लायबिलिटी हुई ना। तो लायबिलिटी के रूल के हिसाब से ये एंट्री करेंगे ना, और उसमें भी पार्टनर का नाम लिखना है, बिमल अकाउंट, बराबर ना। तो कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे इसमें भी, जो सेकंड एंट्री में कैश लिखते हैं वो कैश नहीं, उसमें पार्टनर का नाम लिखेंगे। उसमें पहली एंट्री तो जो लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसफर की एंट्री करें ना। तो पहली एंट्री ये हो जाएगी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि जो ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ना। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, तो 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए ना, ये 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और दूसरी एंट्री कि वो पार्टनर लेके जा रहा है उसकी एंट्री, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू बिमल कैपिटल अकाउंट, नाम दिया हुआ है तो वो लिखेंगे ना कि भाई बिमल कैपिटल अकाउंट। अगर नाम नहीं होता तो खाली ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या अगर पार्टनर का ही कुछ ना होता तो कैश लिखते हैं हम लोग, कैश लिखते हैं ना कि भाई कैश पे कर दिया हमने। ओके, तो ये लायबिलिटी की भी एंट्री हो गई है सेकेंड वाली। अब ऐसे ही ये थर्ड वाली एंट्री देखें, उसमें है कि past bad debt was return of 11,000 out of which rupees 6,000 has recovered, कि कोई बेड डेट पुरानी हो चुकी थी 11,000 रुपए की, उसमें से 6,000 रुपए फिर से मिल गए। तो 11,000 की पुरानी बेड डेट हुई थी उसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये 6,000 की एंट्री करेंगे। ये 6,000 वो हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम हुई। हमने ये लिखा ही नहीं था ना कि हमें ये 6,000 मिलने भी वाला है, ये तो हमें डायरेक्टली मिल गए। तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम कहलाई ना 6,000 रुपीज की, बराबर। तो ये 6,000 रुपीज की एंट्री हम लोग अनरिकॉर्डेड इनकम के रूल के हिसाब से करेंगे, जिसमें एक ही एंट्री आएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है कि नहीं, एक ही एंट्री करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना, तो 6,000, ये 6,000 यहाँ पे लिखते हैं ना क्रेडिट में, थोड़ा दूर लिखते हैं।
ठीक है, यहाँ लिखा जाता है ना 6,000 रुपीज, डेबिट और क्रेडिट में जैसे लिखते हैं वैसे ही। तो ये अनरिकॉर्डेड इनकम हो गई हमारी 6,000 की। ये 11,000 का नुकसान तो पहले हो चुका था, वो अभी नहीं लिखना है हमें, खाली अभी 6,000 रुपये मिल गए तो उसकी एंट्री करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद नंबर 4 वाली एंट्री है कि बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट ₹2,70,000 एंड रियलाइज ₹2,27,000। कि सन्ड्री एसेट एसेट हैं 2,70,000 के, कि जिनमें बेचने से मिले हमें 2,27,000। तो ये एसेट वाले रूल के हिसाब से ये दो एंट्री करेंगे ना इसकी भी, कि सबसे पहले ये एसेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, मतलब पहले हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, बराबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। और दूसरी एंट्री, ये पहली एंट्री में अमाउंट 2,70,000 ये अमाउंट, और दूसरे में उसमें से जितने रुपए मिले पूरे मिले ना कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना लिखेंगे 2,27,000। ये भी यहाँ पे लिखेंगे, हाँ क्रेडिट में लिखते हैं ना, दोनों एक ही साइड नहीं, यहाँ लिखा जाएगा 2,27,000 रुपीज कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। एसेट के हिसाब से भी ये दो एंट्री हो जाएगी ना इसकी। फिर उसके बाद 5 वाली एंट्री है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 एंड पेड 25% डिस्काउंट। कि अब ये क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर मतलब कि लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी के रूल के हिसाब से दो एंट्री करेंगे कि क्रेडिटर 60,000 के हैं और उसमें से 25% कम करके हमने उसको बेच दिया, मतलब पे कर दिया ऐसा। तो सबसे पहले क्रेडिटर की पहली एंट्री करते हैं कि उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, तो 60,000 रुपीज, ठीक है ना, उसमें रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा ना लायबिलिटी के हिसाब से। और दूसरा उसको पे कर दिया 25% कम, तो 60,000 माइनस 25% करो, तो 60,000 के 25% करो मतलब 15,000 रुपये कम हो गए, 15,000 रुपये कम मतलब 45,000 हमने पे किए। तो उसके पे की एंट्री आएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 45,000 रुपीज, ये हमने पे कर दिया ना, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में, बरोबर। फिर उसके बाद 6 वाली एंट्री आती है कि अनरिकॉर्डेड टैक्स पे 5,000, ये भी लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड टैक्स पे, मतलब कि ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस हुआ। तो हमने जो रूल लिखवाया है उसमें अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस की एक ही एंट्री करते हैं ना, डायरेक्ट उसको पे कर दिया उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने पे कर दिया तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज, बराबर। और 7 वाली भी ऐसी ही है कि डिस सॉल्यूशन एक्सपेंस पेड 5,000 रुपीज, कि हमने डिस सॉल्यूशन एक्सपेंस पे किया, तो ये भी एक तरह का अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस कहलाया, तो ये भी 5,000 रुपये पे कर दिया, तो इसकी भी सेम एंट्री होगी ना, ठीक है ना, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस की एक ही एंट्री होती है कि बस उसको पे कर देना है हमें, बराबर। और उसके बाद 8 वाली एंट्री है कि गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स बट 20,000 रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। ये तो पहली वाली एंट्री ही थी कि गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक, कि गुडविल को बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी में उसके 20,000 रुपए मिल गए, तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम हो गई। लिखा हुआ है ना कि बुक में लिखा हुआ नहीं है, मतलब अनरिकॉर्डेड, फिर भी उसके 20,000 रुपए मिले, ये अनरिकॉर्डेड इनकम। तो अनरिकॉर्डेड इनकम की भी एक ही एंट्री करते हैं ना हम लोग, जो रूल लिखवाया है उसके हिसाब से, कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना, तो 20,000 रुपीज, बराबर। ये भी 20,000 यहाँ नहीं है, क्रेडिट में लिखेंगे ऐसा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखेंगे 20,000, बराबर। समझ आई, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चैप्टर का भी ये मेन पॉइंट कंप्लीट हुआ और हमारे ये सम्स भी कंप्लीट हुआ,
बराबर। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वो 6 रूल सिर्फ अच्छी तरह से याद रखना, तो आपका चैप्टर इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे सम्स, दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।